हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन एंड आई एम अ मैथ्स टीचर। हम लोगों का ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेरा स्मार्ट गुरु। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोग क्लास 10 to 12 पे फोकस कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे चैप्टर के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ओनली क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्लास 10 रियल नंबर्स। सबसे पहले इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो आप लोगों ने देखा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे किसके अंदर आ रहे हैं? होल नंबर्स के अंदर ही आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन सकता है। नेचुरल नंबर्स और हमारे पास होल नंबर्स। सो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल होते हैं? तो सारे होल नंबर्स में 0 भी आता है तो 0 नेचुरल नहीं है। बट अगर ये पूछे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? तो ये वाली बात ट्रू है। सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? सो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। इसके अंदर हम होल नंबर्स के अंदर हम नेगेटिव भी ले लेंगे तो ये हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। इनफाइनाइट से नेगेटिव इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 0 इंक्लूड कर दिया, मेरे पास होल नंबर्स आ गए और ये सारे नंबर्स मिलाकर मेरे पास इंटीजर्स आ गए। और 0 पर कोई साइन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसको अगर डायग्राम में बनाऊं मैं तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज पूछ सकता है कि इस ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? तो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर ही आ रहे हैं। अब क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, इस ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, क्या सारे इंटीजर्स हमारे होल होते हैं? तो इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव भी आता है तो वो होल में नहीं आएगा। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो इनको हम देख लेते हैं। रैशनल और इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर जो हमारा q है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास ये हमारे टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। बट if non-terminating, then repeating। ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं कि डेसिमल के बाद भी ये चलते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2/5, इसको डेसिमल में करूंगा तो 0.4। तो ये डेसिमल के बाद नंबर क्या हो चुका है? ये खत्म हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिव में क्या होता है? 10/3। तो इसको मैं करता चले जाऊंगा तो ये हमारा 3 पर बार आएगा, 3.3 पर बार। तो ये 3 नंबर हमारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अगर ये नंबर रिपीट कर रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये किस में आ जाएगा? रैशनल नंबर्स में आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं इर्रेशनल के बारे में बात करता हूं
सो इरेशनल नंबर्स हमारे हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। दैट मीन्स ये कभी खत्म नहीं होते, ये डेसिमल के बाद चलते चले जाते हैं। जैसे कि ये नंबर भी है, ये डेसिमल के बाद चलता चला जा रहा है 3333, बट ये नंबर हमारे 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं, तो ये हमारे नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.25, 255, 255 एंड सो ऑन। तो ये हमारा 25 है, ये हमारा 255 है, ये हमारा 2555 है। तो ये हमारा नंबर कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारे किस में आ गए, इरेशनल नंबर्स में आ गए। ना ही ये खत्म होते हैं और ना ही अपने आप को रिपीट करते हैं, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो अगर मैं इंटीजर्स के बारे में बात करूंगा और रैशनल नंबर्स के बारे में बात करूंगा, सो जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि इंटीजर मेरे पास -3 है, तो उसके नीचे मत तो मैं लिख सकता हूं, है ना। तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे आ सकते हैं रैशनल नंबर्स में। अच्छा, रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है? तो रैशनल नंबर्स तो हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, बट हमारे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो फ्रैक्शंस हमारे नेगेटिव नहीं होते हैं। और इरेशनल्स हमारे बिल्कुल अलग नंबर्स होते हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं होता है। ये इसका अलग ग्रुप है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको। सो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, अभी तक हमने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, हमने इतने ही नंबर्स पढ़े हैं, तो ये सारे नंबर्स किसमें आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। और इरेशनल नंबर्स को भी हम रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर्स पे हम बात करते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि जिसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि 2 एंड 5, 2 के फैक्टर्स करेंगे हम तो 1 एंड 2, 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 एंड 5, तो इसमें कॉमन कौन है, 1 है। इसका नाम को प्राइम है, तो प्राइम से आप लोग ये मत सोचना कि इसमें हमेशा प्राइम नंबर ही लेना है हम लोगों को। तो 2,10, तो 2,10 ना लेकर हम ले सकते हैं 2,15, तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स तो 1 और 2 होंगे, और 15 के फैक्टर्स हमारे पास 1, 3, 5 एंड 15। सो अभी भी मेरे पास कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारे क्या हो गए, कोप्राइम नंबर्स। और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वली डिविजन लेमा। तो इक्वली डिविजन लेमा हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ध्यान ये रखना है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है। सो एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 15, मैंने नंबर लिया 15 और सेकंड नंबर लिया मैंने 25। तो 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 इंटू 5, और 25 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 इंटू 5।
सो एचसीएफ अगर मुझे निकालना है तो इसके अंदर जो हमारा कॉमन है वो हम लिख देते हैं, दैट इज 5। और अगर मुझे एलसीएम निकालना है इसका, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो तो आपको लिखना ही है, साथ में जो पार्ट बचा हुआ है वो भी आपको लिखना है। तो ये हमारा हो गया 25 75। और एचसीएफ और एलसीएम है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एचसीएफ और एलसीएम की खास बात यह है कि एचसीएफ जो होता है, हमारे जो गिवन नंबर्स हैं या तो इन दोनों में से छोटा वाला होगा या तो इन दोनों नंबर से भी क्या होगा, छोटा होगा। और जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम या तो इन दोनों नंबर्स में से ही होगा वरना इन दोनों नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर देता है और एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर देता है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आगे काम आएगा। ये जो लाइन मैंने अभी आपसे बोली कि एचसीएफ छोटा नंबर देता है और एलसीएम बड़ा नंबर देता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, two tankers contains 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of the tanker which can measure the petrol of either tank in exact number of times. So क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमारे पास दो टैंक्स हैं, एक ये टैंक है जिसके अंदर 850 लीटर पेट्रोल है, एक दूसरा टैंक है जिसके अंदर 680 लीटर पेट्रोल है। सो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टैंकर। एक टैंकर आपको निकालना है, एक टैंकर है जो कि मेजर कर रहा है इन दोनों टैंक के पेट्रोल को, इन दोनों टैंक के पेट्रोल को मेजर कर रहा है। सो ये एक टैंकर है जो कि इन दोनों के पेट्रोल को मेजर कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है। और ये जो मेजर कर रहा है तो एग्जैक्ट बार मेजर कर रहा है, दैट मीन यहां पर अगर ये मेजर करता चला जा रहा है तो आखिरी में कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए इसके अंदर और इसमें कम नहीं पड़ना चाहिए जब ये इसको बाहर निकाल रहा है। तो इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है। सो इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमारा एचसीएफ और एलसीएम वाला ही लगेगा। तो आप लोग सोचो कि इसकी जो कैपेसिटी होगी वो इन दोनों से ज्यादा तो होगी नहीं, इससे कम ही होगी। जब इससे कम होगी तो हम लोग को क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। तो 680 और 850 और 680 का आप लोग एचसीएफ निकाल लो। 850 के फैक्टर्स करेंगे, सो 10 इंटू 5 इंटू 17। अब 680 के फैक्टर्स करेंगे तो 10 इंटू 4 इंटू 17। अब मुझे एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। सो एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680 इज इक्वल्स टू 10 हमारा कॉमन है और 17 हमारा कॉमन है, तो ये हो गया 170। तो 170 लीटर इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ मैंशन हैज टू फिट अ बाथरूम विद स्क्वायर marble tiles of the largest possible size. The size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile required that has to be cut, and how many such that tiles are required? That means क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि एक रूम है आपके पास जो है 10 फीट बाय 8 फीट। आपको इंचेस में करना है, तो 1 इंच में 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसको इंचेस में कर लूं तो ये हो गया मेरे पास 120 इंचेस, और यहां पर मेरे पास हो गया 96 इंचेस। मैंने इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा एक बाथरूम है। अब इसके अंदर आपको स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, तो आपको पता करना है कि टाइल्स का साइज क्या है, साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड, और कितने टाइल्स आपको चाहिए वो भी निकालना है। तो ध्यान दो, जो हमारे स्क्वायर टाइल्स लगेंगे इसके अंदर, वो टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए कि
120 जो इंचेस टोटल लेंथ है उसके अंदर सारे प्रॉपर टाइल्स आ जाए। दैट मीन्स मुझे आखिरी में जब आखिरी बार टाइल लगा रहा हूं तो ऐसा ना करना पड़े कि थोड़ी सी स्पेस बच रही है या फिर उस टाइल को मुझे काटना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। सो यहां पर ऐसे ही आपको ब्रेक में भी यही चीज करनी है। सो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 96 एंड 120 का। सो 96 की अगर मैं फैक्टर्स करता हूं तो 2 इंटू 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2, that means 2 into 2 into 3. Okay, 2 to the 4 to the 8 to 16, but 32 और 96. Then 120 के फैक्टर्स करते हैं। 10 में से यहाँ से एक 2 और एक यहाँ से एक 2 और एक यहाँ से एक 2, यहाँ एक 3 बच रहा है, यहाँ एक 5 बच रहा है। 15 इंटू 8 120। आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन देन 3 कॉमन, 2 to the 4 to the 8, 8 to the 24 इंचेस। दैट मीन्स उसका जो साइज होना चाहिए स्क्वायर टाइल का वो 24 इंचेस होना चाहिए यहां पर, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो 120 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है और 96 को भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो साइज ऑफ टाइल इज 24 इंचेस। अब अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आप टोटल जो इसका एरिया है उसको टोटल जो बाथरूम का एरिया है उसको आप डिवाइड कर दो एक टाइल के एरिया से। एरिया ऑफ बाथरूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल। आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करो, ये नहीं कि आपने 120 इंटू 96 पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया, देन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको 24 इंटू 24 को। डायरेक्ट आप वैल्यू लिख लिया करो और कैंसिल किया करो। 24 से 5 टाइम्स, 24 से 4 टाइम्स, 5 4 20 टाइल्स आपको रिक्वायर्ड है इसमें। देन उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां से क्वेश्चन पूछता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, लाइक 6। सो 6 की अगर मैं फैक्टर्स करता हूं तो ये मेरे पास होगा 2 इंटू 3। अब 2 भी एक प्राइम है और 3 भी एक प्राइम है। ओके, सो इसके अंदर जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में दो मिनिमम होने चाहिए प्राइम नंबर्स, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है विदाउट कैलकुलेटिंग। तो ये है हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 46 प्लस 23। तो ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास दूसरा टर्म है। इसके अंदर अगर मैं 46 के फैक्टर्स कर लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 23 इंटू 2।
प्लस 23। अब इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर से 23 को कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास बचा 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 प्लस 1। सो 23 15 30 0 9 3 प्लस 1। तो ये हमारे पास हो गया 23 इंटू 391। ओके, अब आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब देखो कि इसके अगर मैं ये प्रोडक्ट करके कोई एक नंबर आएगा, तो उसका जो नंबर खुद का फैक्टर होता ही है, और 1 भी इसका फैक्टर होगा, और 23 और 391 भी इस नंबर के जो प्रोडक्ट करके आने वाला है उसके फैक्टर होंगे। तो इसके मिनिमम फैक्टर तो मुझे सामने ही दिख रहे हैं कि 4 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In a school, there are two sections, section A and section B of class 10th. There are 48 students in section A and 60 students in section B. Okay, so 48 students section A में है and section B में हमारे पास 60 students हैं। Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among the students of each section. तो आपको ये बताना है कि कितनी मिनिमम बुक्स चाहिए कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल बुक मिले। सो इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप लोग सोचो कि मैंने एचसीएफ निकाल लिया, तो एचसीएफ में होगा क्या कि या तो 48 एचसीएफ आएगा या तो इससे कम आएगा। सो अगर बुक्स 48 ही हो गई तो 60 स्टूडेंट में तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं, इन स्टूडेंट्स में को टोटल कर देंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस वर्ड को याद कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड को, और उसके अकॉर्डिंग एलसीएम और एचसीएफ को कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट कहीं फेल हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि सोचना ये है कि आपको बड़ा नंबर निकालना है या फिर छोटा नंबर निकालना है। अगर बड़ा नंबर निकालना है तो आप लोग एलसीएम निकालो, अगर छोटा नंबर निकालना है तो आप लोग एचसीएफ निकालो, ये कभी फेल नहीं होगा मेथड। 48 और 60 इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो 48 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 60 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम निकालना है, तो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन और ये 3 कॉमन। जो कॉमन है वो एक एक बार लिखना है आपको, और जो बचा हुआ है वो बाकी सब आप लोग लिख दो। 5 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 into 5 is 80, 80 into 3 is 240। so minimum books आपको 240 चाहिए। इस थ्योरम को आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है। let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। so इस थ्योरम ने ये बोला आपसे कि p एक प्राइम नंबर है, डेट मीन्स कोई भी प्राइम नंबर ले लो 3। अब ए स्क्वायर एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर ले लो, जैसे मैंने इंटीजर ले लिया 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 3 जो है हमारा 36 को डिवाइड करता है। ओके, सो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड कर रहा है, p क्या है, प्राइम नंबर है, तो 3 डिवाइड कर रहा है 36 को। सो जो p है p a को भी डिवाइड करेगा। सो मैंने a क्या लिया था, a मैंने 6 लिया था, क्या 3 डिवाइड करता है 6 को, तो ये वाली बात भी ट्रू है। इसकी प्रूविंग नहीं आएगी, बट आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है। प्रूव करने के लिए यहां से क्वेश्चन आता है,
Prove that root 2 is an irrational number. To show root 2 is an irrational number. याद ये रखना कि रूट के अंदर अगर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपको शो करना है। सो हम इस क्वेश्चन को कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट रूट 2 बी रैशनल। रूट 2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन इट कैन बी रिटन in the form of p upon q, where q is not equals to 0 and p and q are co-prime integers. अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो इसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल्स टू 0 और p एंड q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम जैसे 1/2 है तो 1/2 एक रैशनल नंबर है और ये क्या है, को प्राइम है। सो रूट 2 इज इक्वल्स टू p ओवर q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। This becomes 2, this becomes p square over q square, cross multiply, 2q square is equals to p square। अब ध्यान दो इक्वली डिविजन लेमा को जो बताया था, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट। सो 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। It implies that 2 divides p, क्योंकि अभी इससे पहले हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है। तो 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो p को हम लिख सकते हैं 2 इंटू सम इंटीजर c। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। सो पुट p इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1, then you get 2q square is equals to, यहां पे आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो या किसी को भी मान लो। सो दिस बिकम्स 4c स्क्वायर, अगेन दिस बिकम्स q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब यहां पर ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया। सो यहां पर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, q2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। सो 2 डिवाइड, इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान दो 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो तो 2 जो हो गया हमारे कॉमन फैक्टर हो गया इनके बीच में, बट ये हमारे क्या है, कोप्राइम माना हुआ है हम लोगों ने। सो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सो तो ये गलत क्यों हुआ, ये गलत हमारा तभी हुआ क्योंकि हमने इसको रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया है। तो 2 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ p and q। दिस contradict the fact that p and q are co-prime, क्योंकि हमने तो co-prime माना हुआ है। So therefore root 2 is an irrational number। तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हुई, क्योंकि रूट 2 हमने रैशनल माना हुआ था, बट ये क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है।
अब इसी के अंदर रूट 6 भी पूछ सकता है आप लोगों से कि रूट 6 को आपको प्रूव करना है कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अब ध्यान दो, रूट 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 6 इरेशनल है तो लेट कर लेते हैं, लेट रूट 6 बी रैशनल। रूट 6 हमारा क्या है, रैशनल है। देन इट कैन बी रिटन in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are co-prime integers. Okay, so इसके अंदर रूट 6 is equals to P over Q, squaring on both sides. This becomes 6 is equals to P square over Q square. So ये हमारा हो गया 6Q square is equals to P square. अब ध्यान दो कि यहाँ पर 6 है, अब 6 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें क्या देगा, हमेशा एक इवन नंबर देगा। तो हमारी जो LHS है वो हमारी इवन हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि कोई भी गिवन नंबर लो, 6 इंटू क्यू की वैल्यू कुछ भी और ले लो, 3 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 6 इंटू 9, 9 6 54। सो ये हमारा क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। तो LHS हमारे पास हो गई इवन। LHS इज इवन, तो हमारी RHS भी क्या होनी चाहिए, एक इवन होनी चाहिए। सिंस LHS is even, P squared is also even। अब P square एक इवन नंबर है, तो किसी भी, तो P क्या होगा, तो किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो आपको इवन मिलेगा। इट इंप्लाइज दैट P is also even। P भी हमारा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा P, क्योंकि P स्क्वायर एक इवन है तो उसका रूट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर P एक इवन नंबर है तो हम P को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, वो 2 का मल्टीपल होता है, कोई भी इवन नंबर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग पुट कर दो। पुट P इज इक्वल टू 2C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 is 6Q square is equals to 2C whole square. This becomes 6Q square is equals to 4C square. So if you cancel out this, this becomes 3Q square is equals to 2C square. अब यहां पर ध्यान दो कि, अब यहां पर ध्यान दो, सिंस 2 का मल्टीपल है ये RHS, तो ये हमारे पास इवन है, तो ये भी, इसको भी इवन होना होगा। सिंस RHS is even, LHS should also be even। इसको भी इवन होना होगा। अब यहाँ पर एक ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से, और जो कि नंबर क्या मिल रहा है हमें, इसका आंसर इवन मिल रहा है। तो क्यू स्क्वायर को भी क्या होना होगा, इवन नंबर होना होगा, क्योंकि ऑड का मल्टीप्लाई अगर हम इवन से करते हैं तभी हमें इवन मिलता है। अगर आपने ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से कर दिया तो आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। सो LHS शुड बी इवन। दिस इंप्लाइज दैट
q square should even, अब q square एक इवन नंबर है, दिस इम्प्लाइज दैट q इज आल्सो इवन, q भी क्या है, एक इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर करने से ही आपको एक इवन नंबर मिलता है। अब ध्यान दो, q भी एक हमारे पास एक इवन नंबर है और p भी हमारे पास एक इवन नंबर है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों के बीच में, बट हमने ये माना था कि एक नंबर क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये हमारे पास अराइज हुई है कहां से, क्योंकि हम लोगों ने ये माना हुआ है कि ये एक रैशनल नंबर है, बट एक्चुअल में क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। 2 is a common factor of p and q. This contradict the fact that p and q are co-prime. p and q क्या है, co-prime. Hence root 6 is irrational. रूट 6 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने डिफरेंट तरीके से किया था, इस वाले क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से किया है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा वो हमारा इरेशनल होगा ही होगा। ओके, बट रूट यहाँ पे 6 है, 6 हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करो तो बेटर है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 को आपको प्रूव करना है इरेशनल, और गिवन है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिटन in the form of p upon q and q is not equals to 0। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, p and q को प्राइम इंटीजर्स, so 3 plus 2 root 5 is equals to p over q, so you can write this as p over q minus d, take LCM, this becomes p minus pq over q, 2 root 5, then root 5 is equals to p minus 3q over q divided by 2। आप लोग यहाँ पे इसमें लिख लो p and q are integers, integers आप लोग लिख लो, क्योंकि since we know root 5 is irrational, but RHS p minus 3q over 2q इज रैशनल, ये हमारा रैशनल होगा। ये हमारा रैशनल क्यों होगा, क्योंकि p और q इंटीजर्स है, और इंटीजर्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने से आपको इंटीजर ही मिलेगा, या फिर आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है, कभी आपको इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे LHS में हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, RHS में हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ये कॉन्ट्रडिक्शन कहां से आई, क्योंकि हम लोगों ने ये माना हुआ है कि ये एक रैशनल नंबर है, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। So this contradiction arise when we let
3 plus 2 root 5 irrational, rational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. ये हमारा क्या है, एक irrational नंबर है. ओके, सो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि अगर कोई भी आपका रैशनल नंबर है, कोई भी आपका अगर रैशनल नंबर है, उसमें आपने रैशनल नंबर प्लस कर दिया तो हमेशा आपको रैशनल मिलेगा, और रैशनल को माइनस कर दिया रैशनल से हमेशा रैशनल मिलेगा, और रैशनल को मल्टीप्लाई कर दिया रैशनल से हमेशा रैशनल मिलेगा, रैशनल को डिवाइड कर दिया रैशनल से तो हमेशा रैशनल मिलेगा. बट अगर आपने रैशनल को प्लस कर दिया इरेशनल से तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, रैशनल को माइनस कर दिया इरेशनल से तो हमेशा इरेशनल मिलेगा, रैशनल को मल्टीप्लाई कर दिया इरेशनल से तो भी आपको इरेशनल मिलेगा, रैशनल को डिवाइड कर दिया इरेशनल से तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा. आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इरेशनल को अगर आपने प्लस कर दिया इरेशनल से तो हमेशा आपको इरेशनल और रैशनल में से कोई भी मिल सकता है. तो इरेशनल को माइनस कर दिया इरेशनल से तो आपको एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर दोनों ही मिल सकते हैं. इसके अभी एग्जांपल भी करवाते हैं. इरेशनल नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इरेशनल से तो आपको रैशनल भी मिल सकता है और आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है. इरेशनल को अगर आपने डिवाइड कर दिया इरेशनल से तो आपको रैशनल भी मिल सकता है और आपको इरेशनल भी मिल सकता है. इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर्स को प्लस करने से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इरेशनल नंबर कैसे आता है. जैसे कि 2 प्लस रूट 2 है. 2 प्लस रूट 2 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो गया मेरे पास, इरेशनल नंबर हो गया. अब मुझे एक इरेशनल नंबर बनाना है इरेशनल, तो मुझे क्या करना होगा कि रैशनल को हटा दो और इरेशनल को रखो. सो प्लस कर दिया -2 प्लस रूट 2. सो अगर और ये भी क्या है कि हमारा एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है. रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल. ये पूरा इरेशनल, ये पूरा इरेशनल. अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस बिकम्स 2 रूट 2. ओके, और ये मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने से, रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई करने से हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है. तो ये नंबर क्या हो गया मेरे पास, एक इरेशनल नंबर हो गया. इसी का अगर मुझे रैशनल बनाना है, रैशनल, तो इसमें ले लो 2 प्लस रूट 2, ये मेरा एक इरेशनल नंबर है. ओके, प्लस कर दो. अब रैशनल नंबर बनाना है आपको, रैशनल, तो इसका मतलब पीछे वाला जो इरेशनल नंबर है इसको हटाना है, तो उसको आप नेगेटिव ले लो. और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि अभी हमने देखा रैशनल माइनस इरेशनल एक इरेशनल नंबर. तो ये मेरा एक इरेशनल नंबर है और ये भी मेरा एक इरेशनल नंबर है. तो 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरे पास हो गया 4 क्योंकि क्या है मेरे पास एक रैशनल नंबर है. ऐसे ही आप नेगेटिव वाला कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाला कर सकते हो और डिवाइड वाला कर सकते हो. अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा. नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे. नाउ without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating expression or a non-terminating repeating decimal expression. Okay, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है डिवाइड करके, आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है. सो टर्मिनेटिंग के लिए ध्यान रखो, टर्मिनेटिंग के लिए जो डिनोमिनेटर होता है हमारा इन दी फॉर्म ऑफ
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन उसके फैक्टर 2 एंड 5 होने चाहिए, या फिर खाली, या फिर 5 हो, 5 की पावर m हो, या फिर 2 की पावर m हो। दैट मीन या तो दोनों एक साथ में हो, या तो 5 अकेला हो, या तो 2 अकेला हो। डिनोमिनेटर में इतना होना चाहिए ओनली। ओके, सो हम इसको देख लेते हैं। 13 ओवर 3125, सो 13। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को करते समय हमेशा ध्यान रखो कि ये आपका सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद आपको बताना है। तो यहाँ पे कभी गलती हो जाती है। 3125 इज 5 टू द पावर 5। ओके, सो अब डिनोमिनेटर में क्या है कि इसको, ये इसमें खाली 5 है, तो ये क्या हो गया, मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 इज 1 and 5 to the power 5. Therefore, denominator is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. Therefore, the given number is terminating. तो ये हमारा नंबर क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट है 17 over 8, so this becomes 17 over 2 to the power 3, and you can write this number as this also. Okay, so denominator वही लाइन लिखनी है, denominator is in the form of 2 to the power 3 and 5 to the power 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore the given fraction is terminating. इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 182 over 455, so you can write this as 5 into 7 into 13। अब आप लोगों को ये दिखेगा कि यहाँ पर 5 के साथ में दो और भी नंबर्स हैं, मगर हम लोगों ने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सो ये नंबर आपका क्या हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इसके फैक्टर्स कर लो 182 के, सो दिस बिकम 91 into 2 over 5 into 7 into 13, 7 13 is 91, this becomes 2 over 5, and this is the terminating number. You can write this as 2 to the power 0, so denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore, the given fraction is terminating. ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और ज्यादा। थैंक यू।